بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss chemistry class 11 Federal Board chapter number 6 exercise questions. Now question 3 part A जी, how will you define crystalline solids? Crystalline solids को हम कैसे define करते हैं जी? कि crystalline solids are those in which atoms, ions or molecules that make up the solid exist in a regular well-defined arrangement. Crystalline solids ऐसे solids होते हैं जिसके अंदर जो हमारे atoms, ions या molecules है वो in a regular pattern arrange हुए हुए होते हैं. Example क्या है जी? Diamond, NaCl, glucose, ice and etc. Now question 3 part B है जी. Explain the kinetic molecular interpolation of a solid keeping in view the following properties: rigidity, collision, geometric shape, attractive forces. Now सबसे पहले हम देखते हैं जी rigidity. Rigidity is defined as the ability of solid to change its shape. ये ability होती है किसी भी solid substance की वो अपनी shape को change कर सके. The molecules in solids are closely packed, therefore their movement is restricted. अब सॉलिड में क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत करीब अटैच होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो रिस्ट्रिक्टेड होती है. एज अ रिजल्ट दे आर रिजिड इन नेचर. और जो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड है वो क्या है, रिजिड इन नेचर होते हैं, यानी कि अपनी शेप को चेंज इजीली नहीं कर सकते. द मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव ड्यू टू मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम. However, molecules vibrate about their mean position. इनके दरमियान कोई मूवमेंट तो नहीं होती, लेकिन ये अपनी मीन पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करते रहते हैं. नाउ कोलिजन. Collision is defined as an encounter between particles resulting in exchange or transformation of energy. Collision क्या है कि जब हमारे पार्टिकल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल. As there is no translation movement of particles in solids, therefore there are no collision among the molecules. अब क्योंकि कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं है बल्कि ओनली वाइब्रेशन मोशन है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कोलिजन है अमंग सॉलिड मॉलिक्यूल्स वो क्या है, नेग्लिजिबल है. Geometric shape. The crystalline solids have a definite distinctive geometric shape. It is due to the definite and orderly arrangement of atoms, ions or molecules in three-dimensional space. अब जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप होती है, और ये शेप किस वजह से होती है कि रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट होती है हमारे पास एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, तो जिसकी वजह से हमारे पास एक स्पेसिफिक शेप आती है फॉर एनी सॉलिड. नाउ अट्रैक्टिव फोर्सेस. The attractive forces among the molecules are maximum due to closest packing of the molecule. जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो भी क्या है, मैक्सिमम. नाउ क्वेश्चन 4 है जी, डिफाइन एंड एक्सप्लेन कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है जी? इट इज डिक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर. जो हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है जब हमने यूनिट प्रेशर को इंक्रीज किया है, तो हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. एक्सप्लेनेशन क्या है जी? There is practically no effect of pressure on solids as the molecules are very close together. अब सॉलिड्स में क्या है, मॉलिक्यूल जब क्लोजली पैक्ड है, जिसकी वजह से जब हम प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं आता प्रेशर का ऑन सॉलिड्स. The effect of pressure on solid is expressed in terms of compressibility factors beta. Now question 5. Define and explain the coefficient of expansion. Coefficient of expansion क्या है जी? It is increase in volume per unit volume produced by unit increase in temperature. अब ये क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम है कि जब हमने यूनिट इंक्रीज किया इन टेम्परेचर के अंदर, तो जो हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज आया है उसको हम कहते हैं जी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. When solid is heated it expands, that is volume increases. जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या होता है, उसके दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, वो ज्यादा जल्दी से वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं, और एक टाइम आता है कि वो एक दूसरे से अलग होने स्टार्ट हो जाते हैं,
जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये सब क्यों होता है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, वो कम हो जाती हैं, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। When a solid is heated, its geometric shape change until at certain temperature it changes into liquid form. और एक टेम्परेचर आता है कि जब हम मजीद हीट करते हैं सॉलिड को तो वो इन फॉर्म ऑफ लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है। Now question 6. Describe the following properties of crystalline solids: cleavage plane, melting point, isomorphism, polymorphism और allotropy and transition temperature। सबसे पहले हम देखते हैं जी cleavage plane। A crystalline solid contains atoms, ions or molecules closely packed to each other. When some external pressure is applied to it, it changes into small crystals of same size and shape as that of original one. जब हमने सॉलिड के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया तो क्या हुआ, जो हमारा सॉलिड है वो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स कन्वर्ट होना शुरू हो गया एज दैट ऑफ ओरिजिनल सॉलिड। द ब्रेकिंग अप ऑफ लार्जर क्रिस्टल इनटू स्मॉलर वन विद आइडेंटिकल साइज एंड शेप इज कॉल्ड क्लीवेज। तो इस प्रोसेस जिसमें हमारा जो लार्जर मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू द स्मॉलर वन, जिसकी जो साइज और शेप है वो आइडेंटिकल है, उसको हम कहते हैं क्लीवेज। The plane which contains a direction of cleavage is called cleavage plane। और जिस प्लेन के ऊपर जो हमारी डायरेक्शन ऑफ क्लीवेज एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं जी क्लीवेज प्लेन। Now melting point. The point of temperature at which solid changes into liquid is called melting point। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर जब हमने हीट दी सॉलिड को और सॉलिड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड हो जाए तो उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग में, जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं प्योर फॉर्म में उसके जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो स्पेसिफिक होते हैं, वो ओवर द रेंज नहीं होते बल्कि उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। When solid is heated, the atoms, ions or molecules present in a solid start vibrating at higher frequency and transfer their kinetic energy throughout the solid। जब हमने सॉलिड को हीट किया तो क्या हुआ, उनकी वाइब्रेशन बढ़ गई और उन्होंने जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में पास करने स्टार्ट कर दी। At the melting point, their vibrational energies become so much that they leave their fixed position simultaneously and become a liquid। जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचे तो उनके दरमियान जो वाइब्रेशन है वो इतनी हो गई कि जो मॉलिक्यूल्स अपने फिक्स पोजीशन से हट गए और वो इन फॉर्म ऑफ लिक्विड कन्वर्ट होने स्टार्ट हो गए। Now next property हम देखते हैं जी isomorphism। When two or more crystals have similar chemical composition exist in the same crystalline form, this property is called isomorphism। जब दो या दो से ज्यादा क्रिस्टल्स जो कि सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के ऊपर कंसिस्ट हैं, उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहे, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। Different crystalline substances due to having same ratios of atoms have the same crystalline shapes are called isomers। जो हमारे पास different crystalline substance होते हैं क्योंकि उनमें जो एटम की रेशियो है वो भी सेम है तो उन क्रिस्टलाइन शेप्स को हम कहते हैं आइसोमर्स और इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। It describes the ability of a substance to exist as two or more crystalline phases that have different arrangement of molecules in the solid state but otherwise identical in terms of chemical content। polymorphism क्या होते हैं, जो हमारे पास physical arrangement of atoms होती है वो तो different होती है between two or more crystalline phases, लेकिन जो हमारे पास chemical composition है वो for two polymers same रहती है। allotropy। An element may exist in different crystalline form. These forms are called allotropes and this phenomenon is called allotropy। अब इसमें के जो हमारे elements है वो different crystalline forms के अंदर exist करते हैं और इसको हम कहते हैं allotropes और इस फिनोमेना को हम कहते हैं एलोट्रोपी। एग्जाम्पल क्या है जी, सल्फर की जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है डिफरेंट। अब सल्फर क्या है, सिंगल एलिमेंट, उसके जो डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स है वो है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। इसी तरह कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं डायमंड और हेक्सागोनल। टिन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं जी ग्रे टिन, जिसमें क्यूबिक और वाइट टिन टेट्रागोनल। Now transition temperature. The temperature at which
more than one forms of given substance can exist in equilibrium is called transition temperature. ऐसा टेम्परेचर जहां पर हमारे पास मोर देन वन फॉर्म्स किसी भी सब्सटेंस की एग्जिस्ट करे इन इक्विलिब्रियम को, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, और बिलो और अबव दिस ट्रांजिशन टेम्परेचर ओनली वन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस एग्जिस्ट। एग्जाम्पल क्या है जी, ग्रे टिन और व्हाइट टिन जब इक्विलिब्रियम के अंदर है तो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। सल्फर और रोम्बिक और सल्फर मोनोक्लिनिक भी जब कोएग्जिस्ट करेंगे उस टेम्परेचर को हम कहेंगे टेम्परेचर। Now question 7 part A, differentiate between amorphous and crystalline solids. amorphous solids और crystalline solids में differentiate हमने करना है जी। amorphous solids क्या होते हैं जी, which have irregular arrangement of atoms, ions और molecules। इनमें जो arrangement है वो irregular होती है, जबकि crystalline solids में जो arrangement है वो regular होती है। They are also known as super cool liquids or pseudo solids rather than true solids। और amorphous solids जो हैं वो true solids नहीं होते बल्कि सीडो यानी कि फॉल्स सॉलिड्स होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो ट्रू सॉलिड्स है। अमॉर्फस सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ओवर द रेंज होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। और अमॉर्फस सॉलिड की जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो भी डेफिनेट नहीं होती बल्कि ओवर द रेंज होती है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की हीट ऑफ फ्यूजन एक डेफिनेट होती है। दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हैं जी, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर है। amorphous solids क्या हैं जी, have short range of ordered arrangement, जबकि crystalline solids में जो overall arrangement है वही ordered होती है। एग्जाम्पल क्या है जी, रबर, ग्लास, ग्लू और क्रिस्टलाइन क्या है जी, NaCl और डायमंड। Now question 7 part भी है जो differentiate between lattice and crystal lattice। Lattice क्या होती है जी, arrangement of atoms, ions और molecules in a solid, जबकि क्रिस्टल लैटिस क्या है जी, क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ अ रेगुलर रिपीटिशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। लैटिस में क्या होता है, जो हमारे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अरेंजमेंट क्या है इन सॉलिड, उसको हम कहते हैं लैटिस। और क्रिस्टल क्या होता है जी, क्रिस्टल कंसिस्ट करता है जब हम लैटिस को रिपीट करते हैं ओवर द 3 डायमेंशनल स्पेस, तो जो हमारे पास फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट उसको हम नाम देते हैं क्रिस्टल का। Lattice are solid which have ordered structure and symmetry। और क्रिस्टल क्या है जी, an array of points representing molecules of crystal atoms or ions arranged at different sites in 3D space। Lattices में क्या होती है जी, ordered arrangement होती है, structure उनका ordered होता है और symmetry होती है। और जब हम इनको repetition करते हैं तो जो हमारे पास object आता है उसको हम कहते हैं crystal lattice। Now question 7 part C, differentiate between polymorphism and isomorphism। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है जी, आइसोमॉर्फिज्म रेफर्स टू द रिजेम्बलेंस इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड। कि हमारे पास दो डिफरेंट कंपाउंड कितने एक दूसरे को रिजेम्बल कर रहे हैं इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं भी आइसोमॉर्फ। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है जी, पॉलीमॉर्फिज्म रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ द सेम कंपाउंड। इनमें जो ज्योमेट्री होती है वो डिफरेंट होती है लेकिन जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो सेम होती है। आइसोमॉर्फिक कंपाउंड्स हैव आइडेंटिकल क्रिस्टल शेप, जो इनकी क्रिस्टलाइन शेप होती है वो सेम होती है, जबकि पॉलीमॉर्फ्स की क्रिस्टलाइन शेप जो है वो डिफरेंट होती है। आइसोमॉर्फ्स इन्वॉल्व मोर देन वन कंपाउंड एट अ टाइम, जो इनके अंदर कंपाउंड हो सकते हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं एट अ टाइम, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म में खाली एक कंपाउंड होगा एट अ टाइम। आइसोमॉर्फ्स कंपाउंड्स हैव एन आइडेंटिकल एटॉमिक रेशियो, जो इनकी एटॉमिक रेशियो है वो भी सेम होगी, जबकि पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड्स में जो एटॉमिक रेशियो है वो चेंज भी हो सकती है। एग्जाम्पल क्या है जी आइसोमॉर्फिज्म की, जिंक और कैडमियम ये दोनों हेक्सागोनल में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है जी, कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी जो दो फॉर्म्स हैं ट्राइगोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक। नाउ क्वेश्चन 7 पार्ट सी, differentiate between hexagonal closest packing and cubic closest packing। Hexagonal closest packing, when the atoms of third layer are arranged in such a way that they occupy the depression created by second layer, then these atoms will directly lie above the atoms of first layer। जब हम सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर के एटम्स प्लेस करें तो उनकी प्लेसमेंट ऐसी हो कि वो फर्स्ट लेयर की रिजेम्बलेंस हमें प्रोवाइड करे,
उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग or cubic closest packing kg when the atoms of third layer are arranged in such a way that do not directly lie above the atoms of first layer. This pattern is called cubic closed packing. जब हम थर्ड लेयर के एटम्स के अरेंजमेंट इस तरह करें कि उनमें कोई रिजेम्बलेंस ना हो फॉर फर्स्ट लेयर, तो उस पैटर्न को हम कहते हैं cubic closed packing. The pattern of arrangement is usually written as AB, AB or 1 2 1 2 और क्यूबिक के लिए जो हमारे पास पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है वो होता है ABC, ABC या 1 2 3 1 2 3. Now question 8 part A, define a unit cell, list the factor on which a unit cell depends. Unit cell, the smallest group of atoms, ions or molecules in a crystal which has all the properties of crystal is called a unit cell. ये smallest group of atoms, ions या molecules होता है crystal के अंदर present, जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक क्रिस्टल के अंदर होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं यूनिट सेल. या द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल व्हिच हैज ऑल द प्रॉपर्टीज द क्रिस्टल इज कॉल्ड अ यूनिट सेल. ये स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है किसी भी क्रिस्टल का जिसके अंदर तमाम प्रॉपर्टीज जो कि उस क्रिस्टल की अपनी चाहिए वो प्रेजेंट होती हैं, उसको हम कहते हैं यूनिट सेल. फैक्टर्स ऑन व्हिच यूनिट सेल डिपेंड्स. The unit cell has a number of shapes depending on the angle between the cell edges and the relative length of the edges. यूनिट सेल्स की जो है वो डिफरेंट शेप्स होती हैं. ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सेल एजेस का एंगल है वो कितना है और जो उनकी लेंथ है वो कितने. इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ क्रिस्टल विद स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम. और ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी क्रिस्टल का विद स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. Factors that affect unit cells are electrostatic force of attraction, radius ratio, or poor conductivity. Now question 8 part B है जी. Explain the structure of NaCl keeping in view the unit cell. Structure of NaCl को हमने बताना है by the help of unit cell concept. The smaller ions are the Na plus with has an atomic radius of 102 picometer. जो हमारे पास स्मॉलर आइन है NaCl में वो क्या है Na प्लस है जिसका जो एटॉमिक रेडियस है वो है 102 पिकोमीटर. और लार्जर आइन है जी क्लोरीन माइनस आइन और उसके जो एटॉमिक रेडियस है वो है जी 181 पिकोमीटर. सिंस NaCl are 1:1 ratio as compound, the coordination number of Na and Cl are equal. जो इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नंबर है फॉर NaCl, Na और Cl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सेम है. The larger green ion represents Cl minus and the smallest purple ion represents Na plus. However, the structure of this molecule allows their position to be switched since the coordination number are equivalent. अब जो यहाँ पे ग्रीन वाले हैं, ग्रीन वाले हमें रिप्रेजेंट करते हैं क्लोरीन माइनस आइन और जो स्मॉल पर्पल कलर के आइंस है वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं सोडियम प्लस आइन. Now location of ion. In NaCl, each Na is surrounded by 6 chlorine minus ions and vice versa. जो हमारे पास सिंगल Na प्लस आइन है वो सराउंड किया जाता है बाय 6 क्लोराइड आइन और एक क्लोराइड आइन जो वो सराउंड किया जाता है बाय 6 सोडियम प्लस आइन. नाउ कोऑर्डिनेट नंबर क्या होगा जी. द नंबर ऑफ नेगेटिव आइन विच contact a unit positive ion is called its coordinate number. जितने नेगेटिव आइंस के नंबर कांटेक्ट करते हैं फॉर अ यूनिट पॉजिटिव आइन उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट नंबर. इन NaCl each Na plus is connected with 6 chloride minus ion at the corner of regular octahedron, so the coordinate number of Na plus is 6. अब जो सिंगल हमारे पास Na plus का है वो सराउंड किया जाता है बाय 6 Cl minus आइन तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया. Similarly, the coordination number of chloride minus ion is also 6 क्योंकि जो हमारे पास सिंगल Cl minus ion है वो भी सराउंड किया जाता है by 6 Na plus ion तो उसका coordination number भी हो गया 6. The distance between adjacent Na ion and Cl ion is the same. और जो उनके दरमियान डिस्टेंस है between 2 Na plus ion या 2 Cl minus ion वो भी सेम है. Number of NaCl in each unit cell. In NaCl, there are 8 chloride minus ions at each corner of the cube. Each
chlorine minus ion is shared among 8 unit cells. Each phase shares with 2 unit cell. अब जो हमारे पास है NaCl का कंपाउंड है या यूनिट सेल है, उसमें हमारे पास 8 कॉर्नर्स के ऊपर क्या है, क्लोरीन माइनस आयन प्रेजेंट है, और क्लोरीन माइनस आयन जो हमारे पास कॉर्नर में प्रेजेंट है वो शेयर किया गया है जी अमंग 8 यूनिट सेल्स, और जो हमारे पास हर फेज है फॉर ईच यूनिट सेल वो शेयर किया गया है विद 2 यूनिट सेल्स. So the number of chlorine minus ion in each unit cell can be calculated as number of unit cells कितने हैं, 8 है. Number of chlorine minus ion at each corner of the cube 8. Number of chlorine ion in one unit cell at the corner of cube, अगर हमारे पास 8 नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हैं और हर कॉर्नर पे जो है वो हमारे पास 8 प्रेजेंट है, तो हमारे पास एक यूनिट सेल के अंदर एट कॉर्नर ऑफ क्यूब कितने नंबर ऑफ क्लोरीन आयन प्रेजेंट होंगे, तो हम करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 8 तो 1, यानी कि हर कॉर्नर के ऊपर हमारे पास एक क्लोराइड माइनस आयन प्रेजेंट होगा. टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन आयन एट द फेस ऑफ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन कितने होंगे, 6. नंबर ऑफ यूनिट सेल कंटेनिंग ईच फेज, जो हमारे यूनिट सेल्स जो कि ईच फेज के ऊपर आ रहे हैं वो कितने हैं, 2. तो नंबर ऑफ क्लोरीन आयन कितने होंगे जी इन ईच यूनिट सेल at phase center 6 divided by 2 is equivalent to 3. तो टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन आयन हो गए 1 plus 3, यानी कि 1 जो है एट ईच कॉर्नर और 3 जो है वो एट ईच फेज सेंटर, तो हमारे पास इन टोटल आ गए 4 नंबर ऑफ क्लोरीन आयन एट ईच यूनिट सेल. नाउ कैलकुलेशन ऑफ Na plus ion. Na plus ions are present at the edges. Number of edges 12. Number of unit cell contributed by each Na plus ion is 4. Number of Na plus ion present in each edge 12 divided by 4 करेंगे, क्योंकि number of edges कितने हैं, 12 है, और हर edge के ऊपर जो हमारे पास Na plus ion present है वो कितने हैं, 4, तो 12 divided by 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा आंसर. Na plus ion present in the center is equivalent to 1. जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है वो कितने हैं, 1 Na plus ion प्रेजेंट है, तो टोटल नंबर कितने होंगे, 3 plus 1 4. Now question 9. Explain the factors that affect the shape of ionic crystal. Electrostatic force of attraction. The ionic solids are composed of cations and anions. जो हमारे पास ionic solids होते हैं वो cation और anion से मिलकर बने होते हैं. They are held together through a strong electrostatic force of attraction, forming a well-defined geometric shape. और वो एक दूसरे से combine किए गए होते हैं through the strong electrostatic force of attraction. और इस attraction की वजह से जो हमारे पास एक well-defined geometric shape आती है. Radius ratio. The structure and shape of ionic solid depends upon the radius ratios of cations and anions. जो हमारे पास स्ट्रक्चर है या शेप है किसी भी ionic solid का, वो डिपेंड करता है रेडियस रेशियो ऑफ cations एंड anions. रेडियस रेशियो क्या होती है जी, रेडियस ऑफ cation ओवर रेडियस ऑफ anion. अब डिफरेंट शेप के लिए डिफरेंट रेडियस रेशियो हमारे पास इस टेबल के अंदर गिवन है. नेक्स्ट है जी पुअर कंडक्टिविटी. द ionic crystal do not electricity in solid. जो हमारे पास आयनिक क्रिस्टल होते हैं वो कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी जबकि वो सॉलिड स्टेट में है. द शेप ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स एज सच. व्हेन अ सॉल्वेंट वाटर इज एडेड टू आयनिक सॉलिड, जब हम वाटर को ऐड करते हैं इन आयनिक सॉलिड जो कि NaCl हम एग्जांपल देख रहे हैं, द क्रिस्टल लैटिस इज ब्रोकन एंड द आयनिक सॉलिड चेंजेस इनटू कैटायंस एंड एनाइन. तो हमारे पास रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास कैटायंस और एनाइन जो है वो ब्रेक डाउन होकर अलग-अलग हो जाते हैं. दिस इज बिकॉज द क्रिस्टल लैटिस इज ब्रोकन ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर. और ये सब क्यों होता है, ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर. इन अदर वर्ड्स द शेप ऑफ क्रिस्टल इज रप्चर्ड. जब हमने वाटर को ऐड किया तो हमारे शेप ऑफ क्रिस्टल क्या है वो ब्रेक हो गई. Now question 10 part A. Define lattice energy and give a particular example. The amount of heat or energy released when 1 mole of gaseous ions of opposite charges combine to give 1 mole of crystalline ionic compound is called the lattice energy. जो हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई है या जो हमें एनर्जी चाहिए जब हमने 1 मोल ऑफ गैसियस आयन
जो कि अपोजिट चार्जेस के ऊपर मुश्तमिल है, उसको हमने कंबाइन किया कि वो हमारे पास 1 मोल ऑफ क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड हमें दे। उस एनर्जी को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस एनर्जी या लैटिस एनर्जी। एग्जाम्पल के जी Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब ये क्या है, Na प्लस कैटाइन और Cl माइनस एनाइन। तो जब कंबाइन होंगे तो जो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी आएगी वो होगी जी -787 किलो जूल पर मोल। और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लेटिस इनटू इट्स गैसियस आयन इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। या जो हमें एनर्जी चाहिए कि हम 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लेटिस को इनटू इट्स गैसियस आयन ब्रेक डाउन कर सके, उस एनर्जी को हम कहते हैं लेटिस एनर्जी। एग्जाम्पल NaCl अगर हमारे पास एज अ कंपाउंड और हमने उसको ब्रेक डाउन करना है Na प्लस और Cl माइनस, तो जो हमारे पास डेल्टा H होगा वो है +787 किलो जूल पर मोल। नाउ क्वेश्चन 10 पार्ट बी, एक्सप्लेन द लो डेंसिटी एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। Low density of ice. When temperature is decreased, the molecules come close to each other. जब हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। As a result, the intermolecular forces increase और जो उनके दरमियान intermolecular forces हैं वो भी increase कर जाएंगी। However, some empty spaces are developed in the ice. लेकिन ice में जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो हमारे पास क्या है, स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट अबव 90% मोर स्पेस देन लिक्विड वाटर इज प्रोड्यूस। और हमारे पास जितना हमने लिक्विड वाटर लिया हुआ उससे 90% मोर स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई होगी बाय द सॉलिड आइस। एज डी इज इक्वल टू m over v, दैट इज द डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। द इंक्रीज इन वॉल्यूम डिक्रीजेस द डेंसिटी, दैट इज व्हाई द आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। और जब वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इसी वजह से जो हमारी आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। Application can be in cold countries when temperature is decreased to 0 degrees Celsius, water in the ponds and lake freezes. The ice form stays on top. This layer of ice acts as an insulator for further heat loss. A thick layer of ice is formed at the top. Fish and plant can survive in the water for the month under the thick blanket of ice. अब जो हमारे पास ठंडे ममालिक है वहाँ पे जब टेम्परेचर 0 डिग्री पे आ जाता है तो या बिलो 0 डिग्री हो जाता है तो हमारे पास क्या होता है, वाटर या लेक जो है वो फ्रीज हो जाते हैं और हमारे पास जो टॉप लेयर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। और ये वाली जो लेयर है वो एक्ट करती है एज इंसुलेटर ताकि फर्दर हीट लॉस ना हो, और जो हमारे पास फिश या प्लांट और अदर एक्वेटिक लाइफ है वो अंडर द ब्लैंकेट ऑफ आइस फॉर सेवरल मंथ सर्वाइव कर सके। नाउ हाई हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। The quantity of heat required to convert 1 mole of solid into liquid is called molar heat of fusion. जो हमें क्वांटिटी ऑफ हीट चाहिए होता है कि हम 1 मोल ऑफ सॉलिड को इन 1 मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्ट कर सकें, उसको हम कहते हैं जी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। एग्जांपल क्या है जी, आइस से लिक्विड वाटर। तो डेल्टा एच है जो हमारे पास चाहिए वो है +6.02 किलो जूल पर मोल। एप्लीकेशन क्या है जी इसकी, Ice absorbs 333 joule of energy for every gram of ice to melt. अब हमने जब हर ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 333 जॉल ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी जो कि आइस एब्सॉर्ब करेगी ताकि वो कन्वर्ट हो इन liquid. It means if 33.3 kilojoule of energy from the surrounding is absorbed by each of the drink, the temperature of the drink without ice would rise from 0 degrees Celsius to 20 degree Celsius. और अगर हमारे पास 33.3 किलो जूल एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की जाए बाय ईच ऑफ द ड्रिंक, तो हमारी जो ड्रिंक का टेम्परेचर है वो आइस के बगैर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। द ड्रिंक कंटेनिंग द आइस वुड रिमेन एट 0 डिग्री सेल्सियस बट 100 ग्राम ऑफ आइस वुड मेल्ट। लेकिन जो जिस ड्रिंक के अंदर हमारे पास आइस प्रेजेंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगी, लेकिन जो हमारे ग्राम ऑफ आइस है वो 100 ग्राम मेल्ट हो जाएगा। कंपेयर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल एंड मेटालिक क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल क्या होते हैं जी, those solid substance in which the particles forming the solids are polar or non-polar। ये ऐसे solid substances होते हैं जो कि polar या non-polar molecules
के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं। और मेटेलिक क्रिस्टल्स के होते हैं जी क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच मेटल एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मेटेलिक बॉन्ड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिसमें मेटल जो है वो एक दूसरे से कंबाइन किए गए थ्रू मेटेलिक बॉन्ड, उसको हम कहते हैं मेटेलिक सॉलिड या मेटेलिक क्रिस्टल। एग्जांपल के जी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की आइस और मेटेलिक क्रिस्टल के जी सोडियम या कॉपर। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के जी दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, जबकि मेटेलिक क्रिस्टल में क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आर नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल, जबकि मेटेलिक क्रिस्टल जो है वो मेलेबल एंड डक्टाइल हैं। नाउ क्वेश्चन 12 है जी इलस्ट्रेट द कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल यूजिंग इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी की मदद से हमने कंडक्टिविटी ऑफ मेटल क्रिस्टल के ऊपर एक्सप्लेनेशन देनी है। इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी क्या है जी मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंड। जो हमारे मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं क्योंकि जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड है, और इसकी वजह से क्या होता है जी therefore they can move from one atom to the other. Due to this mobility of electron they are considered to conduct electricity. इसकी वजह से क्या होता है जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मूव कर सकते हैं, और इस मूवमेंट की वजह से जो हमारे मेटेलिक क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स हैं वो गुड कंसिडर किए जाते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. The positively charged portion of the metallic atom is surrounded by the electron in such a way that these electrons serve as an atmosphere of distributed charges. The positively charged particle are immersed in it. Such an atmosphere is called an electron gas or C. जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन होता है मेटेलिक एटम्स का वो सराउंड किया जाता है बाय द इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सर्व करे एज एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो इमर्ज हो जाते हैं इन दिस एटमॉस्फेयर, और इस एटमॉस्फेयर को हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन गैस या सी. There are two forces responsible for metallic bonds. एक है जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन गैस एंड द पॉजिटिव आयंस, और दूसरी है जी फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आयन. ये दो फोर्सेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन या फॉर द बिल्डिंग ऑफ मेटेलिक बॉन्ड. These forces are equal and opposite, therefore they counterbalance each other. और ये फोर्सेस क्या होती है इक्वल होती है और अपोजिट इन डायरेक्शन होती है, जिसकी वजह से ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जी मेटेलिक एटम जो हमारे पास फॉर्म होता है वो न्यूट्रल होता है एज अ होल. नाउ क्वेश्चन 13 है जी राइट अ डिटेल नोट ऑन आयोनिक सॉलिड. आयोनिक सॉलिड्स आर द सॉलिड्स हेल्ड टुगेदर बाय आयोनिक बॉन्ड. ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि हेल्ड किए गए होते हैं एक दूसरे से बाय आयोनिक बॉन्ड. दे आर लैटिसेस कंपोज्ड ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन. और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आयोनिक सॉलिड्स के अंदर प्रेजेंट उनमें जो चार्ज होता है वो अपोजिटली चार्ज होता है. दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप. जो इनकी शेप है वो एक डेफिनेट होती है. दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर आयोनिक नेचर. They are non-conductors of electricity in solid state. However, they conduct electricity in the molten or solution form. Example क्या है जी सोडियम क्लोराइड. Now question 14 part A है जी define covalent crystal and give their properties. Covalent crystal क्या होते हैं जी? These are also called atomic crystals, or these are the molecular solids in which the same or different atoms are joined together by covalent bonding. इनमें जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन किए गए होते हैं बाय अ बॉन्ड कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड. Covalent bonds are directional in nature. The continuous networks of atom in the lattice form a connection that binds the entire crystal together as a single big molecule. और जो इनके कंटिन्यूस नेटवर्क होता है ऑफ द एटम्स इन द लैटिस, ये इंटायर क्रिस्टल को इस तरह बाइंड करते हैं कि वो हमें एज अ सिंगल अपीयर होते हैं. Now molecular solid. The solid substance in which the particles forming the solids are polar or non-polar molecules are called molecular solid. जबकि molecular solids के होते हैं ऐसे solids होते हैं जो कि polar या non-polar combination से मिलकर बने होते हैं, उन solids को हम कहते हैं molecular solids. Properties of covalent crystals. Melting and boiling point.
As the atoms are held together by covalent bonding via sharing of electron between atoms, जो कोवलेंट क्रिस्टल्स होते हैं वो शेयरिंग ऑफ एटम्स से मिलकर बने होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बने होते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होती है और हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है कि हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर सके, जिसकी वजह से क्या जो हमारे कोवलेंट क्रिस्टल है उनका बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। Hardness. Because of the directional properties of covalent compound, the atoms are strongly bounded in the lattice and cannot be easily displaced or compressed. अब क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड का जो नेचर है वो डायरेक्शनल होता है, जिसकी वजह से जो हमारे एटम्स हैं वो स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं इन लेटिस और ये इजीली डिस्प्लेस या कंप्रेस नहीं किए जा सकते, जिसकी वजह से जो हमारी कोवलेंट क्रिस्टल है उसकी हार्डनेस भी क्या होती है, ज्यादा होती है। Solubility. Covalent crystals are insoluble in polar solvent but soluble in non-polar solvent. जो covalent crystal होते हैं वो insoluble होते हैं polar solvent के अंदर, लेकिन वो easily soluble होते हैं non-polar solvent. Conductivity. Since the electrons are tightly held by the atoms and cannot move through the lattice, covalent crystals possess poor electrical conductivity. जो इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं और ये इजीली अपनी पोजीशन को लीव करके दूसरे आइटम में नहीं जंप कर सकते, जिसकी वजह से जो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो पुअर है। Brittleness. When a crystal is subjected to sufficient force, covalent bonds are broken as the lattice is distorted and as a result of which shattering occurs in the crystal. Thus, covalent crystal-like diamonds are highly brittle in nature. जब हम इनके क्रिस्टल के ऊपर सफिशिएंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो हमारा क्रिस्टल है उसके अंदर शैटरिंग क्रिएट होती है और इसकी वजह से हम कहते हैं जो हमारे कोवलेंट क्रिस्टल हैं वो हाईली ब्रिटल इन नेचर लाइक डायमंड। नाउ क्वेश्चन 14 पार्ट बी, हाउ विल यू एक्सप्लेन द कोवलेंट सॉलिड्स? When the atoms are jointly held together like a diamond, or when the atoms have separate layers like graphite diamond. The crystalline solids in which atoms of similar or dissimilar atoms are held together in a network of single bond is known as covalent crystal. सबसे पहले हमने covalent crystal को define किया कि ये कौन से solids होते हैं, ये crystalline solids होते हैं जिसमें atoms या तो सिमिलर या डिसिमिलर एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ हेल्ड किए जाते हैं इन अ नेटवर्क ऑफ सिंगल बॉन्ड, उसको हम कहते हैं कोवलेंट क्रिस्टल। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जी? इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, it is very hard, it doesn't conduct electricity, all the electrons are held tightly between the atoms and aren't free to move. Now graphite. When atoms join together by sharing of electron, as a result separate layers are formed. और जब हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे फॉर्म हुए कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो हमारे पास सेपरेट लेयर्स जो है वो फॉर्म होगी। ग्रेफाइट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या जी? ग्रेफाइट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज अ सॉफ्ट स्लिपरी फील, graphite has a lower density than diamond. This is because of the relatively large amount of space that is wasted between the layers. अब ग्रेफाइट का चूंकि स्पेस की वजह से वॉल्यूम भी बढ़ गया तो D is equal to M over V के रिलेशन से जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो जो उसकी डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी। Now question 15 है जी, value the significance of unit cell to tell the shape of crystal using NaCl as an example. Unit cell. The smallest group of atoms and or molecules in a crystal which has all properties of crystal is called unit cell. या हम इसको लिख सकते हैं जी, the smallest portion of crystal which has all the properties in the crystal is called a unit cell. Significance क्या है जी unit cell की? The unit cell is primarily concerned with the shape of the crystalline substance. Keeping in view the shape of crystal, its structure can be identified. जो यूनिट सेल है उसकी शेप से हम जो है शेप ऑफ ओवरऑल क्रिस्टल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। A number of metallic, ionic solids and intermetallic compounds crystalline in cubic unit cells. Second, it is relatively easy to do calculation with these unit cells because the cell edge lengths are all the same and the cell angle are all 90 degree. हम जो unit cell की मदद से जो है
कैलकुलेशन कर सकते हैं फॉर ओवरऑल क्रिस्टल, क्योंकि जो इनकी एज लेंथ है वो भी सेम होती है और जो इनके सेल एंगल्स है वो भी 90 डिग्री के ऊपर हो। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, ये हम पीछे भी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, ये बिल्कुल सेम है। नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल मूव टू क्वेश्चन 16। Now question number 16 है जी, diamond is a non-conductor while graphite is a conductor in nature, defend this statement। जो diamond है वो non conductor है जबकि graphite जो है वो conductor है। इस statement को हमें defend करना है। diamond and diamond each carbon is sp3 hybridized। जो हमारे पास diamond है उसके अंदर each carbon जो है वो sp3 hybridized होता है और वो 4 sigma bond बनाता है with carbon atom। सिग्मा बॉन्ड इज वेरी स्टेबल बॉन्ड एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली लोकलाइज। जो सिग्मा बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी लोकलाइज होते हैं। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर and as no free electrons are available in diamond, so it is non-conductor of heat and electricity। और क्योंकि डायमंड के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते जिसकी वजह से जो डायमंड है वो नॉन कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट आल्सो। ग्रेफाइट, in graphite each atom is sp2 hybridized and form 3 sigma bonds with carbon atom। जो ग्रेफाइट का कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये हर कार्बन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। सिग्मा बॉन्ड इज वेरी स्टेबल बॉन्ड एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली लोकलाइज्ड। They cannot move from one place to another। They are unhybridized p orbital bound to form a pi bond। और जो p orbitals होते हैं वो बाउंड करते हैं दूसरे p orbital के साथ ताकि वो pi bond को बना सके। और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं और वो फ्रॉम वन एटम टू अनदर ट्रांसफर हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रेफाइट है वो हमारे पास गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी और हीट का भी, लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो क्या है, पैरेलल टू द लेयर, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा पैरेलल टू द लेयर्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। In graphite, hexagonal structure is present. That is why graphite is a good conductor parallel to layer but not perpendicular to the layer। Now question 17 है जी, explain the kinetic energy of solids based upon the kinetic molecular theory। Due to close packing of atoms in a solid substance because of strong intermolecular forces, there is negligible translational and rotational kinetic energy in solid molecules। क्योंकि क्लोज पैकिंग होती है एटम्स की इन सॉलिड सब्सटेंस और जो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इस वजह से जो ट्रांसलेशनल है या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो नेग्लिजिबल होती है इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो ओनली इन वाइब्रेशनल मोशन होते हैं rather than in translational or rotational motion। However, they can vibrate about their mean position, so molecules of solid possess only vibrational kinetic energy। But when temperature is increased and vibration increases, the bond between atoms breaks down and distance between molecules increases। लेकिन जब हम उसे हीट करते हैं तो वाइब्रेशन क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है और जो बॉन्ड होता है बिटवीन द एटम्स वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाता है। और as the temperature reaches to melting point of substance, the solid will convert into liquid and the kinetic energy increases। और एक ऐसा पॉइंट आता है कि हमारे जो सॉलिड है वो लिक्विड में स्टार्ट हो जाता है कन्वर्टिंग और उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो। नाउ क्वेश्चन 18 है जी, हाउ विल यू एक्सप्लेन द यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर टू डिफाइन एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन कौन कौन से है जी, एक है ऑक्सीजन O2 और एक है ओजोन O3। ओजोन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इन कंसंट्रेशन अबव 1000 ppm, इट्स डैमेजिंग द हेल्थ। जो ओजोन है उसकी जो है वो स्मेल अक्कर होती है जब उसकी कंसंट्रेशन अबव 1000 ppm हो जाए, लेकिन ये डैमेजिंग टू हेल्थ है, ये हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। Allotropes of sulfur, rhombic sulfur, alpha sulfur, it is bright yellow in color and stable below 96 degrees Celsius। जो अल्फा सल्फर है वो ब्राइट येलो इन कलर है और ये स्टेबल होते हैं एट टेम्परेचर बिलो 96 डिग्री सेल्सियस। It is crystalline in nature and made up of S8 molecules। जबकि मोनोक्लोनिक सल्फर यानी कि बीटा सल्फर क्या है, it is crystalline solid and stable between 96 to 119 डिग्री सेल्सियस और ये कन्वर्ट किया जाता है इन अल्फा सल्फर एट रूम टेम्परेचर।
How will you explain the use of oxygen and sulfur to define allotropes? कंटिन्यू है। नेक्स्ट है जी allotropes of oxygen में plastic sulfur या gamma sulfur. It is super cooled form of sulfur. If yellow sulfur is heated to boiling and poured into liquid water, it will roll up and produce yellow ribbons resembling plastic like मटीरियल। जब हम येलो सल्फर को हीट करें इनटू द बॉइलिंग और उसको पोर कर दें इनटू लिक्विड वाटर, तो हमारे पास क्या होगा, येलो कलर के रिबन्स अपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे और वो हमें प्लास्टिक के मटेरियल की रिजेम्बलेंस देंगे। It is not considered to be true allotrope of sulfur because it is soft and elastic in nature and insoluble in H2S. लेकिन ये जो प्लास्टिक सल्फर है ये प्योर फॉर्म नहीं कंसिडर की जाती, क्योंकि एक तो ये सॉफ्ट होती है और दूसरा क्या है, इलास्टिक होती है और ये इनसॉल्युबल होती है इन H2S। नेक्स्ट है जी amorphous solid. It has irregular crystalline shape which may be called as amorphous. क्योंकि इसकी जो शेप है वो इरेगुलर होती है जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं amorphous sulfur. It is not found in free state. ये free state में नहीं पाया जाता। It may be prepared by passing H2S gas through water for a long time. ये H2S गैस को जब हम वाटर से पास आउट करवाते हैं तब हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। The saturated solution of H2S so obtained is exposed to air. और जो हमारे पास H2S का सोल्यूशन है जब हम उसको पानी से पास आउट करवाया है तो सोल्यूशन को हम एयर के अंदर एक्सपोज कर देते हैं और amorphous solid so प्रोड्यूस ऑलमोस्ट व्हाइट कलर। और जो हमारे पास amorphous solid उसके बाद अपीयर होता है वो व्हाइट इन कलर होता है। नाउ क्वेश्चन 19 है जी, एक्सप्लेन व्हाई कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड फ्लक्चुएट इन मास फ्रॉम डे टू डे बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड का मास है वो क्यों डे बाय डे बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी फ्लक्चुएट करता है। कैल्शियम क्लोराइड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इट एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग और उसकी इस नेचर की वजह से कि कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है। व्हेन इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर इट्स मास इंक्रीजेस। और जब वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो इसका मास क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। सिमिलरली व्हेन इट लूजेस वाटर इट्स मास डिक्रीजेस। और जब वो वाटर को अगेन लूज करता है तो उसका मास क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। That is why the mass of calcium chloride fluctuate in mass from day to day because of humidity. अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम देखते हैं कि व्हाट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट ड्राइज और रिमूव्स वाटर फ्रॉम द मटेरियल। ये किसी भी मटेरियल से वाटर को रिमूव या ड्राई कराने के लिए जो हम एजेंट इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं जी डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जब वो इन्वायरमेंट्स या हमारे सराउंडिंग से वाटर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो उसका मास इंक्रीज कर जाता है। लेकिन जब वही कैल्शियम क्लोराइड वाटर के मॉलिक्यूल को डिक्रीज या रिलीज करता है तो उसका जो मास है वो डिक्रीज कर जाता है। और यही वजह है कि कैल्शियम क्लोराइड का जो मास है वो फ्लक्चुएट करता है फ्रॉम डे टू डे बिकॉज ऑफ humidity. Now question 20 जी, saline water can be purified by repeated freezing method. Justify it. ये हमारे पास सेलाइन वाटर होता है, हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं सेवरल या रिपीटेड फ्रीजिंग मेथड। ऐसा क्यों है, हमें उसको जस्टिफाई करना है। व्हेन सेलाइन वाटर होता है NaCl सॉल्यूशन, जब हम उसको फ्रीज करेंगे तो वाटर क्या होगा, वाटर फ्रीज कर देगा एंड फ्लोट्स एज आइस leaving NaCl solution below as liquid. तो जो हमारा वाटर है वो फ्रीज हो जाएगा और वो आइस की फॉर्म में फ्लोट करना स्टार्ट हो जाएगा और जो हमारे पास पीछे जो है वो NaCl solution as a liquid ही रहेगा। If ice from the top is removed and remaining NaCl is frozen again, the water changes to ice and more concentrated NaCl solution below is in liquid state. The concentrated NaCl solution on evaporation gives crystals of NaCl. और जब हम ये रिपीटेड मेथड करेंगे फॉर फ्रीजिंग तो हम वाटर को जो है वो रिमूव करते जाएंगे और जो हमारा NaCl है वो इन लिक्विड फॉर्म आता जाएगा। और जब हम इस कंसंट्रेटेड NaCl को एवेपोरेट करवाएंगे तो हमारे पास जो NaCl का क्रिस्टल है वो अपीयर हो जाएगा। नाउ दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 6।
Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get the notifications for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.